हेलो दोस्तों, दिस इज विशाखा डागा कमिंग अप विद नेक्स्ट राउंड ऑफ करंट अफेयर्स। और आज के करंट अफेयर्स वीडियो में हम बहुत इंपॉर्टेंट 3 टॉपिक डिस्कस करेंगे। दैट इज नंबर 1 आर्टिकल 142, नंबर 2 वर्ल्ड गवर्नेंस इंडेक्स एंड नंबर 3 स्टेटस ऑफ इनइक्वालिटी इन इंडिया। ये 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इन सबको हम डिस्कस करेंगे। ये आपके पीटी और मेंस दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, स्पेशली आर्टिकल 142। So let's start with Article 142. And why are we talking about Article 142? Because this has been in news after Supreme Court has used this article in order to actually release A.G. Parivalan. A.G. Parivalan काफी न्यूज में आपको बता देती हूँ, he is one of the accused in the former Prime Minister Rajiv Gandhi assassination case. इनको फ्री कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 142 आपका यूज किया है। आप बोलेंगे why to free such a man? Then Supreme Court has given a reason that he has already finished his sentence. अपने सेंटेंस का जो जेल में रहना था उसका बहुत बड़ा हिस्सा ये ऑलरेडी जेल में बिता चुके हैं, that is 31 years. And even after that, in order to get the pardon or any other relief, he had to wait for really long time because executive was not taking decision on that matter, and there was unwillingness on part of governor to exercise this pardon power to free this इनको free करने के लिए. And the Supreme Court took the matter in his own hand कि ऑलरेडी जब ये अपनी जो सेंटेंस है उसका मेजर पार्ट सर्व कर चुके हैं तो इनको भी पार्डनिंग पावर मिल सकती है। बढ़ते हैं आगे और सबसे पहले ये देखते हैं कि आर्टिकल 142 एक्चुअली है क्या जिसको सुप्रीम कोर्ट ने यूज किया है। आर्टिकल 142 इज अ वेरी पावरफुल पावर इन हैंड्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट। इट इज सच एन ओवरआर्किंग पावर कि इस केस में सुप्रीम कोर्ट इसे यूज कर सकते हैं कंप्लीट जस्टिस देने के लिए टू द सिटीजंस ऑफ इंडिया इन केस देयर इज अ स्टैट्यूटरी एंड लेजिस्लेटिव वैक्यूम। अगर कोई भी लॉ या एग्जीक्यूटिव एक्शन फेल हो जाता है किसी भी सिटीजन या ग्रुप ऑफ सिटीजन को जस्टिस प्रोवाइड करने में, ऐसे केस में आर्टिकल 142 सुप्रीम कोर्ट यूज कर सकते हैं उस इंडिविजुअल या ग्रुप ऑफ सिटीजन को कंप्लीट जस्टिस देने में। इसको ओवरआर्किंग मैंने इसलिए कहा है कि बिकॉज अंडर दिस आर्टिकल वैसे देखा जाए तो गवर्नेंस के 3 पिलर्स होते हैं। आपकी एक जो पिलर होता है वो एग्जीक्यूटिव होता है, दूसरा लेजिस्लेटिव होता है और तीसरा आपका जुडिशरी होता है। इन दिस इफ एग्जीक्यूटिव फेल्स एंड सो डज लेजिस्लेटिव, अगर कोई लॉ नहीं है उस मैटर में, देन जुडिशरी कैन टेक द मैटर इन इट्स हैंड्स और वहां पे इवन लॉ भी बना सकते हैं। एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ, जैसे आपका विशाखा गाइडलाइंस वाला जो केस था, before Supreme Court gave its guideline, there was no law on that matter, that is dealing with sexual harassment at the workplace. But even before Me Too movement took place, Supreme Court sexual harassment at workplace के लिए guidelines लेके आ चुका था विशाखा गाइडलाइंस में। And that is how Supreme Court एक executive और statutory vacuum को fulfill करता है आर्टिकल 142 में। To the extent it is said कि ये जो है ये आर्टिकल 32, 136 एंड 141 को भी कॉम्प्लीमेंट करता है। आर्टिकल 32 जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज से डील करता है इन केस फंडामेंटल राइट ऑफ एन इंडिविजुअल इज वायलेटेड, वो सीधा सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। आर्टिकल 136 एसएलपी स्पेशली पिटीशन, कोई अगर बहुत इंपॉर्टेंट पब्लिक मैटर है तो सुप्रीम कोर्ट वो मैटर अपने हाथ में ले सकते हैं। आर्टिकल 141 जहां पे सुप्रीम कोर्ट अगर कोई भी मैटर ऐसा है अगर जजमेंट लेते हैं तो वो जजमेंट ऑल द कोर्ट्स ऑफ इंडिया में आपके अप्लाई होती है। मूव करते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं इफ दिस इज सच एन इंपॉर्टेंट पावर जो कि इतने इंपॉर्टेंट अगर रोल परफॉर्म करती है तो इसमें इश्यूज क्या आते हैं। देन नंबर 1 इशू इन दिस इज द क्लेम्स ऑफ जुडिशियल एक्टिविज्म। इट इज सेड कि जुडिशरी इज एक्सटेंडिंग इट्स आर्म्स इन द एरिना जहां पे उसको एक्सपीरियंस भी नहीं है। जिससे इसके एग्जाम्पल मानते हैं कि इन द कोल ब्लॉक एलोकेशन केस जुडिशरी डिड नॉट हैव आइडिया कि इसमें कितने नुएंस आंसर्स होते हैं। रिजल्ट कि अभी जो कोल क्राइसिस होती है उसका वन ऑफ द रीजन कोल ब्लॉक एलोकेशन जो ब्लॉक कर दिए थे सुप्रीम कोर्ट ने उसको भी माना जाता है। इट इज ऑल्सो बिलीव कि बाय एक्सरसाइज ऑफ दिस पावर सुप्रीम कोर्ट इज ब्रीचिंग द इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल दैट इज सेपरेशन ऑफ पावर, जहां पे सुप्रीम कोर्ट एक्चुअली जुडिशरी है और वो लेजिस्लेटिव मैटर में इंटरफेयर करता है और एग्जीक्यूटिव मैटर में इंटरफेयर करता है। एंड इट इज ऑल्सो सेड कि दिस पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट इज वेरी अनचेक्ड एंड अनअकाउंटेबल कि इन केस अगर लेजिस्लेटिव कोई ऐसा लॉ बनाते हैं जो लोगों के लिए अनएक्सेप्टेबल है तो लोग धरने पे बैठ जाते हैं। जैसे फार्मर्स बिल अगर आता है तो लोग सब एक्चुअली क्या कर सकते हैं, रिवोल्ट कर सकते हैं, प्रोटेस्ट कर सकते हैं, डेमोक्रेसी। बट सुप्रीम कोर्ट के अगेंस्ट आप आसानी से प्रोटेस्ट कर भी लोगे तो गवर्नमेंट नहीं बदलने वाले, सुप्रीम कोर्ट के जजेस नहीं बदलने वाले हैं। और इसका फेमस एग्जाम्पल हम देखते हैं रिक्शा वाला केस।
इन द सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के काफी सारे एरिया में रिक्शे वालों को बैन कर दिया गया था, ई रिक्शा वाला, विदाउट रियलाइजिंग कि इन लोगों के पास कोई अल्टरनेट सोर्स ऑफ लाइवलीहुड नहीं था। एंड दैट इट इज सेड कि सुप्रीम कोर्ट इज अज्यूमिंग द रोल ऑफ एन एग्जीक्यूटिव विदाउट हैविंग द अंडरस्टैंडिंग, जिसकी वजह से वो एग्जीक्यूटिव रोल को भी हिंडर करते हैं एंड कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स को भी आपके जो कंप्लीटली इंटरफेयर करते हैं। टू द एक्सटेंट सम आर सेइंग कि इफ ऐसे रिकरेंट मूवमेंट सुप्रीम कोर्ट के हाथ पे होते रहेंगे देन दिस में एक्चुअली हर्ट द फेथ ऑफ द पीपल इन द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट की इंटेग्रिटी बहुत ज्यादा हर्ट होगी और वो छोटे छोटे मैटर्स के लिए सुप्रीम कोर्ट के पास पहुंच जाएंगे, विच शुड नॉट बी द केस। हर ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट का अपना रोल होता है और उसको उस दायरे में रह के अपना रोल परफॉर्म करना चाहिए। बट सम पीपल से दैट कि दिस माइट बी लिटिल एग्जैजरेशन। Instead, Article 142 is a very good power in hands of the government, provided it is said कि it helps Supreme Court perform the function as a guardian of the Constitution while expanding the fundamental rights. Supreme Court ने कई बार अपनी इस पावर को यूज करके फंडामेंटल राइट के जो एम्बिट है उसको एक्सपेंड किया है। जैसे आपका ओल्गा टेलिस केस हम ले सकते हैं, जिसमें सुप्रीम कोर्ट डिक्लेयर दैट राइट टू लाइवलीहुड शुड आल्सो बी फंडामेंटल राइट्स ऑफ द सिटीजन एंड बाय विच फंडामेंटल राइट का एम्बिट बढ़ा दिया गया था। साथ में वी बिलीव कि सुप्रीम कोर्ट इज ओनली इंटरफेयरिंग व्हेन देयर इज अ स्टैट्यूटरी एंड लेजिस्लेटिव वैक्यूम, जिसका एग्जांपल हम देख सकते हैं विशाखा गाइडलाइंस वाला केस ही। उससे पहले लेजिस्लेटिव के पास कोई गाइडलाइंस थी ही नहीं सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस को डील करने के लिए, एंड दैट इज द रीजन सुप्रीम कोर्ट को इंटरफेयर करना पड़ा था। एंड thus by using its power सुप्रीम कोर्ट इज नचिंग द लेजिस्लेटिव टू कम अप विद द लेजिस्लेशन जो लोगों की हेल्प कर सके। साथ में it is actually helping expanding the constitution because our constitution is not just based on separation of power कि सब अपने डोमेन में रह के काम करेंगे, but also on the fact कि हर एक ऑर्गन दूसरे पे चेक लगाएगी जिससे कि कोई अपने डोमेन को एक्सीड ना करे और कोई अपने काम में लिथार्जी ना दिखाए। इस केस में जुडिशरी इज एक्चुअली फोर्सिंग द एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव कि वो अपना काम टाइम पे करे। So these are very important facts. And Supreme Court is very able to do this because Supreme Court is also free from the political consideration. Often हमारी गवर्नमेंट वोट पे रन करती है एंड वो मेजोरिटेरियन बेसिस पे भी डिसीजन ले सकती है। इट इज नॉट फ्री फ्रॉम द मेजोरिटी, हाउएवर सुप्रीम कोर्ट कैन टेक अ डिसीजन विच इज फ्री फ्रॉम मेजोरिटी एंड बट बेस्ड ऑन द गुडविल ऑफ ऑल द पीपल। दैट्स सुप्रीम कोर्ट के पास जो पावर है काफी इफेक्टिवली यहाँ पे यूज हो सकती है। तो ऐसे मैटर में क्या किया जाए? The long-lasting solution is finding the balance in between the judicial activism या फिर overreach और judicial underreach के बीच में। ना तो judicial activism हो ना ही judicial underreach हो। underreach are the cases जहाँ पे जुडिशरी को एक्ट करना चाहिए था वो फिर भी एक्ट नहीं करती। जैसे आपका इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन EWS के केस में जो रिजर्वेशन है वेदर दैट वाज कॉन्स्टिट्यूशनल और नॉट, जुडिशरी को अब तक डिसाइड कर देना चाहिए था बट उसने नहीं किया। Now in such kind of matter judicial underreach is not required, so judiciary should find a balance. In fact सुप्रीम कोर्ट ने ही अपनी जजमेंट में कहा था कि बार एसोसिएशन ऑफ इंडिया एंड द यूनियन ऑफ इंडिया वाले केस में कहा था कि दिस इज अ वेरी क्यूरेटिव पावर विद द सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम को बहुत ही स्कार्सली एंड रिस्पॉन्सिबली यूज करना चाहिए। दैट शुड नॉट बी फ्रिक्वेंट इन ओवर यूज ऑफ दिस पावर एट सेम पॉइंट ऑफ टाइम। ऐसा ना हो कि सुप्रीम कोर्ट इसे यूज ना कर रहा हो, और ये बैलेंस जो आपके जज है उनके डिस्क्रिप्शन पे डिपेंड करता है एंड दैट इज विद द ट्रेनिंग इज मोस्ट रिक्वायर्ड। सो वी आर डन विद आर्टिकल 142 और अब बढ़ते हैं हमारी न्यूज दैट इज वर्ल्ड गवर्नेंस इंडिकेटर। वर्ल्ड गवर्नेंस इंडिकेटर इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसका सिग्निफिकेंस हम जानेंगे तो पता चलेगा कि कॉमन रिपोर्ट नहीं इंडिया को बहुत ही ज्यादा इकोनॉमिकली एंड पॉलिटिकली इंपैक्ट करती है। पहले बात करते हैं इस इंडिकेटर की, तो इसको वर्ल्ड बैंक रिलीज करते हैं एंड दिस रिपोर्ट इज रिलीज्ड फॉर 215 कंट्रीज। वर्ल्ड बैंक 215 कंट्रीज में सर्वे करते हैं, उसके बाद इस रिपोर्ट को निकाला जाता है। इन दिस यहाँ पे वर्ल्ड बैंक 6 इंडिकेटर्स पे बाकी कंट्रीज को रैंक करता है। वो 6 इंडिकेटर्स क्या होते हैं? पहली बात वॉइस एंड अकाउंटेबिलिटी, इसका मतलब ब्यूरोक्रेट्स कितने अकाउंटेबल है अपने काम के लिए और लोगों के पास कितनी फ्रीडम ऑफ स्पीच है फीडबैक देने के लिए। साथ में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, एग्जांपल श्रीलंका इसमें अच्छा परफॉर्म नहीं करेगा बट इंडिया में काफी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी देखी जाती है। थर्ड इज गवर्नमेंट इफेक्टिवनेस, कि अगर 1 रुपया गवर्नमेंट लोगों के लिए खर्च करी तो कितने पैसे लोगों के पास पहुंचते हैं, ये इफेक्टिवनेस भी चेक होती है।
रेगुलेटरी क्वालिटी होती है, साथ में हम चेक करते हैं कि आपका करप्शन कितना कंट्रोल है। इफ द रेगुलर बेसिस ऑफ करप्शन होते हैं, दिस इज नॉट अ गुड साइन ऑफ गवर्नेंस। एंड अकॉर्डिंगली रूल ऑफ लॉ कितना प्रिवेल कर रहा है, इन 6 इंडिकेटर्स पे वर्ल्ड बैंक सभी कंट्रीज को रैंक करता है। नाउ कीप इन माइंड दिस रैंक इज बेस्ड ऑन ओपिनियन ऑफ द 3 क्लास ऑफ पीपल। पहला, नॉर्मल सिटीजन्स का ओपिनियन देखा जाता है कि करप्शन वगैरह इन सब पे उनका क्या ओपिनियन है कि कितना करप्शन कंट्री में है। दूसरा, कॉर्पोरेट्स का ओपिनियन देखा जाता है जो कि एक्चुअली करप्शन या फिर रूल ऑफ लॉ के मामले में बहुत अच्छा पर्सपेक्टिव दे सकते हैं कि कितना पैसा उनको देना पड़ा अपना काम करवाने के लिए। इसके बाद एक्सपर्ट्स का ओपिनियन जो कि वेरियस पैरामीटर्स बताते हैं कि कोई भी कंट्री कितना अच्छा परफॉर्म कर रही है। इसमें ध्यान रखिएगा आज जो वहां के सिटीजन है उनकी रिपोर्ट तो ली जाती है, साथ में जो आपके एक्सटर्नल रिपोर्ट आती है उनको भी कंसिडर किया जाता है। जैसे इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट की काफी रिपोर्ट्स आती हैं, वैराइटीज ऑफ डेमोक्रेसी प्रोजेक्ट या फ्रीडम हाउस रिपोर्ट जो है इनको काफी अच्छे से कंसिडर किया जाता है इस पर्टिकुलर इंडिकेटर में किसी कंट्री की रैंकिंग निकालने के लिए। अब हम इसको समझ गए। द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ अंडरस्टैंडिंग दिस न्यूज इज द सिग्निफिकेंस पार्ट। दिस न्यूज इज मोर सिग्निफिकेंट देन यू विल कंसिडर एंड द रीजन इज यहां से सोवरेन पॉलिटिकल रेटिंग से आता है। पहले ही बता दूं, इस रिपोर्ट से ये पता चलता है कि कोई भी कंट्री पॉलिटिकली और इकोनॉमिकली कितनी स्टेबल है। यहाँ पे खास बात आपको ये पता चलेगी, जैसे श्रीलंका की रैंकिंग जो है वो इंडिया से काफी कम होगी बिकॉज पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक स्टेबिलिटी श्रीलंका की कम है एंड इंडिया विल परफॉर्म बेटर देन श्रीलंका इन दिस इंडिकेटर। However, the major area of concern is that इंडिया की जो 6 इंडिकेटर्स पे रैंकिंग एक्चुअली कम हो गई है and this ranking is going to impact the sovereign political rating of India। तो यहाँ पे सबसे पहले जानते हैं कि sovereign political rating क्या होती है। Sovereign political rating rate countries based on their credit worthiness। Credit worthiness इसका मतलब वैसे आप trust worthiness देखते हो कि अगर आप किसी पे भरोसा करें तो कौन कितना रेसिप्रोकेट करता है, ये ट्रस्ट वर्दीनेस होती है। क्रेडिट वर्दीनेस होती है कि अगर आप किसी को मनी दो, मनी लैंड करो तो वो कितनी आसानी से आपको रिटर्न कर देता है विद इंटरेस्ट रेट, ये क्रेडिट वर्दीनेस बताता है। अब एग्जाम्पल, यहाँ पे आप विजय माल्या को अगर आप पैसा दोगे तो पॉसिबिलिटी ऑफ रिटर्न कितनी हो जाती है, मे बी नेगेटिव हो जाए, तो मे बी शायद 0% हो। लेकिन वही भी अगर आप टाटा ग्रुप को अगर लोन देते हो तो पॉसिबिलिटी होती है ऑलमोस्ट 90 to 98% कि पैसा वापस आ जाएगा अगर कोई भी इकोनॉमिक सिनेरियो ऊपर नीचे ना जाए तो। दिस क्रेडिट वर्दीनेस, ये क्रेडिट रेटिंग होती है, ये किसी भी इंडिविजुअल या इंस्टीट्यूशन की क्रेडिट वर्दीनेस के हिसाब से रैंकिंग करती है, जैसे हमने यहाँ पे देखा। कंट्रीज की जो रैंकिंग होती है वो आपके काफी इंस्टीट्यूट करते हैं, जैसे S&P या फिर फिंच वगैरह, ये कंट्रीज को रैंक करते हैं उनकी क्रेडिट वर्दीनेस पे एंड अकॉर्डिंगली दे आर रैंक्ड इन हियर। जैसे आपका AAA हो गया तो इन्वेस्टमेंट ग्रेड है, या फिर AA की कैटेगरी में तो हाई ग्रेड है, अगर आपका A2 हो तो अपर ग्रेड हो गया। ये देखिए आपके S&P, फिच एंड मूडी इस तरीके से रैंकिंग करते हैं। फिर आप यहाँ देखेंगे कि BB कैटेगरी में स्पेशली BBI नेगेटिव इंडिया है जो कि उसको लो मीडियम ग्रेड पे डालता है। नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट बिकॉज क्रेडिट रेटिंग में रैंकिंग करने में काफी जो आपके इंस्टीट्यूट हैं वो इस रिपोर्ट को कंसिडर करते हैं। अगर इंडिया की यहाँ रैंकिंग कम हुई है तो सोवरेन पॉलिटिकल रेटिंग भी इंडिया की कम हो सकती है, जो कि ऑलरेडी BBI आपकी BBB नेगेटिव है। नाउ दिस इज गोइंग टू इम्पैक्ट द क्रेडिट वर्दीनेस ऑफ इंडिया। इसका मतलब जब इंडियन गवर्नमेंट या फिर इंडियन प्राइवेट इंस्टीट्यूशन अगर बाहर से लोन लेंगे तो पहले तो वो एक्सपेंसिव मिलेगा। अगर पहले 1% की रेट पे मिल रहा था तो अब 2% के रेट पे मिल सकता है। ध्यान रखिए कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इंडिया के पास इतना मतलब जितना भी किसी भी बिजनेस को बढ़ाने के लिए लोन चाहिए होता है वो जरूरी नहीं उस कंट्री से है, वो बाहर से भी आता है। एग्जांपल, चाइना की ग्रोथ में जापान ने बहुत कंट्रीब्यूट किया था एंड बिलियंस ऑफ मनी टू द एक्सटेंट 600 बिलियन रुपी पर ईयर आपका जो चाइना को जापान से फंडिंग मिल जाती थी। यहाँ पे वो फंडिंग रुक जाएगी और इंडिया की इंफ्रास्ट्रक्चरल ग्रोथ कम हो सकती है। साथ में जब इस तरीके की इन्वेस्टमेंट कम होती है, जब ये मनी डॉलर की फॉर्म में आता है तो किसी भी कंट्री में डॉलर की सप्लाई बढ़ जाती है, राइट। जब डॉलर की सप्लाई अच्छी खासी हो, डिमांड कम होती हो तो जो उसकी अपनी ओरिजिनल करेंसी होती है उसकी वैल्यू हाई होती है।
लेकिन अगर क्रेडिट वर्दीनेस कम होगी तो हम लोन नहीं ले पाएंगे आसानी से, इन्वेस्टमेंट कम हो जाएगी एंड इनफैक्ट जो इंडियन रुपी है वो डेप्रिशिएट कर जाएगा। दैट इज अ मेजर कंसर्न इन हेयर। इसलिए ये जो रिपोर्ट है ये आपके आसानी से एग्जाम में आ सकती है। किसने निकाली है ये देख लीजिएगा, बिकॉज पीटी में इस पे सवाल बन सकता है। Let's move ahead and let's understand a third news, that is status of inequality in India. ये रिपोर्ट आपके इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल ने निकाली है, जिसका मेन रोल होता है प्राइम मिनिस्टर को एडवाइस देना ऑन वेरियस सोशियो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल मैटर्स। मेनली सोशियो इकोनॉमिक मैटर्स होते हैं। नाउ इन स्टेटस ऑफ इनइक्वालिटी इन इंडिया, ये जो रिपोर्ट है इट इज अटेम्प्टिंग टू कैप्चर द स्टेटस ऑफ इनइक्वालिटी इन इंडिया, कि इंडिया में कितनी इनइक्वालिटी है, स्पेशली वो इन 3 डायमेंशन पे कितना परफॉर्म कर रही है। एक आपका हेल्थ, एक आपका एजुकेशन, तीसरा आपके हाउस होल्ड मैटर। इन्हीं के आसपास हम देखेंगे कि इंडिया में कितना अच्छा परफॉर्मेंस हो रही है इन मैटर में। वेल्थ इनइक्वालिटी, हेल्थ, एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट एंड हाउस होल्ड। ये जो आपका इंडिकेटर है ये एक्चुअली 2 एस्पेक्ट पे काम करता है। पहले देखा इकोनॉमिक एस्पेक्ट पे कि इकोनॉमिक इनइक्वालिटी कितनी है, और उस इनइक्वालिटी का सोशियो इकोनॉमिक क्या इंपैक्ट होता है, इन चीज को स्टडी करता है। स्टेटस एंड इंपैक्ट बोथ द एस्पेक्ट। इन दिस इंडिकेटर हेयर जो आपके एडवाइजरी काउंसिल है, दिस यूजेस द डेटा ऑफ पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे, जो कि एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट कंजम्पशन पे आपका डाटा निकालता है, और साथ में नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे जिसकी 5th रिपोर्ट भी अब आपकी आ चुकी है। लेट्स मूव अहेड और जानते हैं कि इस रिपोर्ट में क्या क्या निकाला गया है। नाउ यू कैन इजीली यूज दिस डेटा आपके कोई भी मेंस का एग्जाम लिख रहे हैं तो। There are some good news in here, और there are some bad news as well. शुरुआत करते हैं बैड से। द रिपोर्ट सेज कि इनइक्वालिटी अर्बन एरिया में काफी ज्यादा है आपकी। देखेंगे तो जो 44% ऑफ वेल्थ है वो सिर्फ 20% ऑफ द सिटीजन के हाथ में है। रूरल एरिया में और भी बुरी हो जाती है जब 7% लोगों के पास मेजॉरिटी ऑफ द वेल्थ कंसंट्रेटेड है। इसके साथ इट टॉक्स अबाउट अनएम्प्लॉयमेंट। द स्टेटस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट की हमारी वर्कर पॉपुलेशन रेशियो 46% है, जिसमें से सेल्फ एम्प्लॉयड जो आपके लोग हैं उनका कंट्रीब्यूशन 45.7% है। बट रिपोर्ट आल्सो सेज दैट कि ऑफ ऑल द पीपल जिनकी इनकम बहुत कम है या लोअर इनकम ग्रेड में आते हैं, उसमें से मेजॉरिटी पॉपुलेशन आपकी सेल्फ एम्प्लॉयड है। मतलब 45% द वर्किंग पॉपुलेशन में ही आपकी लोअर इनकम ग्रुप लाई करता है। अगेन दिस रिपोर्ट टॉक्स अबाउट कि इन हेल्थ वी आर नॉट डूइंग बेट, दो हमने काफी इंप्रूवमेंट भी किया है, बट देयर सम एरियाज जहाँ पे हमें बहुत इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है, जैसे अंडरवेट, स्टंटिंग, वेस्टिंग, न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट एंड एनीमिया, जहाँ पे इंडिया की परफॉर्मेंस एक्चुअली कुछ खास इंप्रूव हुई नहीं है। But this report also give positive picture of India in health education sector by saying that कि हमारी gross enrollment ratio सभी लेवल पे इंप्रूव हुई है। जैसा प्राइमरी लेवल पे देखेंगे तो ऑलमोस्ट 102, 101 के आसपास पहुंच चुकी है। अपर सेकेंडरी पे देखेंगे तो 89 के आसपास है, सेकेंडरी में 77 है, एंड thus India is improving in these indicator. नेक्स्ट वी सी इन केस ऑफ हेल्थ में हमारी काफी अच्छी परफॉर्मेंस है, जो कि नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का डेटा बोलता है कि अगेंस्ट जो आपका प्रीवियस डेटा था जिसमें कहते थे कि ओनली 54% ऑफ द वुमेन हैव एक्सेस टू एंटीनेटल केयर, मतलब बच्चे के पैदा होने से पहले जो भी केयर उनको चाहिए होती है वो सिर्फ 54%, सो ओनली आधी औरतों को अवेलेबल थी। बट अब दिस केयर इज अवेलेबल टू नियरली 70% ऑफ द वुमेन। नॉट जस्ट दिस, पोस्टनेटल केयर भी अब 78% ऑफ द वुमेन के पास अवेलेबल है, विच शोज द इम्प्रूवमेंट ऑन पार्ट ऑफ इंडिया। इसके साथ हम हाउस होल्ड में देखते हैं, इट सेज कि नाउ 97% ऑफ द हाउस होल्ड हैव एक्सेस टू इलेक्ट्रिसिटी, 70% have access to sanitation and 96% have access to safe drinking water, which says कि हाउस होल्ड की कंडीशन भी बहुत इंप्रूव हो चुकी है। But report doesn't stays there. It also talk about suggestion कि क्या किया जा सकता है। So it says कि सबसे पहले हमें जो एक यूनिवर्सल बेसिक इनकम की हम बात कर रहे थे, हमें वो इम्प्रूव करने की जरूरत है, एंड गवर्नमेंट को बजट में सोशल प्रोग्रेस पे अपना कॉन्ट्रीब्यूशन बढ़ाने की जरूरत है, जैसे हेल्थ एंड एजुकेशन। दिस शुड बी द केस इन इंडिया बिकॉज अभी हमारा जो एक्सपेंडिचर है वो 11% से कम हो जाता है, 20% से कम हो जाता है। ऑन दी अदर हैंड आप देखोगे कि यूरोपियन कंट्रीज का जो सोशल प्रोग्रेस में जो एक्सपेंडिचर है वो 50% से ओवर बढ़ चुका है, एंड दैट इज एक्चुअली प्रोवाइडिंग देम मेनी फ्रूटफुल रिजल्ट। सो इंडिया का जो एक्सपेंडिचर है वो भी उसे काफी फायदे देगा। विद दिस वी आर डन विद टुडेस वीडियो। अगर आपको पसंद आई है तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करें, नहीं तो कमेंट सेक्शन में डाउट्स डाल दीजिए कि इसमें और आपको चाहिए। फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।